डिस्कशन नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं। अभी तक आपने जावा में क्या क्या कर लिया है, जो आपने करा है इंडस्ट्री में वो कहाँ यूज होता है, और जो आप अब करने जा रहे हैं या करेंगे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज सबसे पहले मेनली एजेंडाज में बता दूं, आज 9 चीजों पे हमारा डिस्कशन इस पर्टिकुलर सेमिनार में होगा। छोटे छोटे 9 बातें हैं जो आपको एक ओवरव्यू देंगी कि जावा का ट्रैक आपका क्या होना चाहिए, जितनी आपको जावा आती है वो कहाँ तक बेनिफिशियल है, और वो कौन सा पाथ है जो आपको अब इस स्टेज के बाद लेना चाहिए। इधर आपने जेएससी कराओ या आपने जे डबल ई कराओ। ठीक है। तो सबसे पहली बात होगी हमारी, ये फ्रेमवर्क होता क्या है, इतना बज क्यों है हर लैंग्वेज में, हर टेक्नोलॉजी में। लैंग्वेज के बाद क्यों कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप उस लैंग्वेज का फ्रेमवर्क जरूर करें। तो सबसे पहले, क्योंकि आपके शायद लाइफ का पहला फ्रेमवर्क होगा ये, तो फ्रेमवर्क क्या होता है, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी से कैसे डिफरेंट होता है। नॉर्मली बच्चों को ये लगता है जो काम प्री डिफाइंड क्लासेस करती हैं वही फ्रेमवर्क करता होगा, तो आज उस पर भी बात होगी। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, जावा के मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं। उन पॉपुलर फ्रेमवर्क्स में जिन 2 फ्रेमवर्क्स पे आज का सेमिनार टारगेटेड है उन पे बातचीत होगी, दैट इज हाइबरनेट एंड स्प्रिंग। थोड़ी सी हाइबरनेट और स्प्रिंग की हिस्ट्री, और खास तौर पे वो किस प्रॉब्लम डोमेन के लिए यूज करे जाते हैं। वो कौन सी चीज है जो जावा में हाइबरनेट से होती है, हाइबरनेट नहीं था तो क्या प्रॉब्लम्स आती थी। वो कौन सी चीज है जो जावा में स्प्रिंग से होती है, और स्प्रिंग नहीं था तो क्या दिक्कतें आपको बिना स्प्रिंग के जाती थी। उसके बाद अगर हमें इन फ्रेमवर्क्स को पढ़ना है तो कितनी जावा हमें आनी चाहिए, क्या क्या सीखना पड़ेगा इन फ्रेमवर्क्स की तरफ जाने के लिए। वो दुनिया की टॉप कंपनीज कौन सी हैं जो इन फ्रेमवर्क्स को यूज करती हैं, फ्रेमवर्क पे क्या ट्रेंड आज मार्केट में चल रहा है, क्या जॉब वैकेंसीज फ्रेमवर्क में मिल रही हैं। एंड फाइनली यहाँ जो कोर्स कंडक्ट होगा उसमें क्या सिलेबस हो गया, क्या शेड्यूल होगा, किस तरीके की क्लासेस में कंडक्ट की जाएंगी। ये सारा कुछ इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस पर्टिकुलर सेमिनार में अपन करते हैं डिस्कस। ठीक, अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं फ्रेमवर्क क्या है, आप मुझे बताइए, आप सबने प्रोग्रामिंग करी है, लाइब्रेरी क्या होती है। कॉलेज वाली नहीं, प्रोग्रामिंग वाली। वेरी गुड, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, और अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं तो मेथड्स एंड इंटरफेसेस, जो किसी पर्टिकुलर कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं। या तो वो आपको लैंग्वेज की तरफ से बना के दी जाती हैं, इन दैट केस वो बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, और या वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं जो आप इंटरनेट से कर सकते हैं डाउनलोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जावा बैकग्राउंड से हैं, जावा ऐसी बैकग्राउंड से हैं, तो जितने पैकेजेस आप यूज करते हैं वो सब अपने आप में टेक्निकली लाइब्रेरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जावा में जावा डॉट लैंग पैकेज यूज करते हैं तो आपको एक क्लास मिलती है जिसका नाम है स्ट्रिंग। वो क्या करती है, वो आपके लिए स्ट्रिंग को हैंडल करना आसान कर देती है। आपको उन फंक्शंस को रीराइट नहीं करना पड़ता जो ऑलरेडी स्ट्रिंग क्लास के अंदर जावा बनाने वाली टीम ने आपको बनाकर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जावा डॉट यूटिल है, अगर आपने कलेक्शंस पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा वहां पर बिल्ट इन क्लासेस मिलती हैं, बिल्ट इन इंटरफेसेस मिलते हैं, जो आपके डे टू डे होने वाले कॉमन टास्क को सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। आपको कुछ सॉर्ट करना है, कुछ सर्च करना है, कोई पर्टिकुलर तरीके से डेटा को अपडेट इंसर्ट रिमूव करना है, तो सारे काम करने के लिए जावा के पास बिल्ट इन क्लासेस हैं जो किसी बिल्ट इन पैकेज में अवेलेबल है, जो आप अपने कोड के अंदर कर सकते हैं यूज। ऐसी अगर आपको फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो जावा के पास देयर इज अ पैकेज कॉल्ड जावा डॉट आईओ, जिसमें तरह तरह की क्लासेस हैं जो आपको अलग अलग ऑपरेशंस फाइल पे परफॉर्म करने देती है। बट जैसा आप जानते हैं जावा इतनी वास्ट है कि जितनी लाइब्रेरीज सन ने बनाकर या ओरेकल ने बनाकर नहीं दी हैं, उसके पैरेलल या उससे ज्यादा लाइब्रेरीज मार्केट में आपको थर्ड पार्टी वेंडर्स की तरफ से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वेरी कॉमन लाइब्रेरी कॉल्ड अपेचे कॉमन्स, जिसकी मदद से आप मेल्स सेंड करने का काम कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें आपको लग रहा है आपको यूजर को एक मेल भेजनी है। मेल भेजना आपके एप्लीकेशन का मेन एम नहीं है, वो आपके एप्लीकेशन का एक सब टास्क है। मेन एम तो कुछ और है। मान लीजिए आप किसी ई कॉमर्स साइट के लिए कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब रेस्टोरेंट के लिए एप्लीकेशन बनाने में मेल भेजना मेजर पार्ट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो एडिशनल फीचर अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं यूजिंग अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कॉल्ड अपेचे कॉमन्स। ऐसी अपेचे आपको स्ट्रिंग यूटिल्स नाम की एक लाइब्रेरी देता है, जिसकी मदद से आप कई तरह के स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं जो आपको नॉर्मल स्ट्रिंग क्लास की तरफ से नहीं मिलते हैं। देन वी हैव अनदर लाइब्रेरी कॉल्ड ट्विलियो, इसकी मदद से आप एसएमएस भेज सकते हैं अपने जावा एप्लीकेशंस की तरफ से। इसी तरह से वी हैव अनदर कॉमन लाइब्रेरी कॉल्ड आई टेक्स्ट, जिसकी मदद से आप अपनी जावा एप्लीकेशंस के जरिए पीडीएफ फाइल्स पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स में डेटा राइट कर सकते हैं, जो जावा डॉट आईओ पैकेज से पॉसिबल नहीं है। तो ये वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो आप आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका आप सबको पता होगा, ये होंगी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जल्दी जल्दी बोलिए, जार फाइल्स। आप इन्हें इंटरनेट से करेंगे डाउनलोड,
क्लास पाथ में करेंगे सेट, इनके पैकेज को करेंगे इंपोर्ट, होंगी कुछ इनके पास बिल्ट इन क्लासेस, होंगे कुछ इनके पास बिल्ट इन मेथड्स जिन्हें आप अपने कोड के अंदर कर लेंगे कॉल। आप अपने कोड के अंदर कर लेंगे कॉल। मेरे इस आखिरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा। मतलब लाइब्रेरीज वो क्लासेस और फंक्शंस का कलेक्शन है जो एक डेवलपर अपने कोड के अंदर बैठकर अपनी जरूरत के मुताबिक कॉल करता है। एक बार कॉल करे, 10 बार कॉल करे, जैसे करना है वो कॉल कर सकता है। और एक ही प्रोजेक्ट में कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। यानी लाइब्रेरीज आर नॉट टाइड अप टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आपको रेस्टोरेंट में मेल भेजना है, आप रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट में मेल ले सकते हैं। कल को आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें मेल भेजना है, वहां भी आप अपैचे कॉमन्स को यूज कर सकते हैं। आपको आपके कॉलेज का फी सिस्टम डेवलप करना है जावा में, फी पे होने के बाद स्टूडेंट को मेल जाना चाहिए, वहां भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मतलब लाइब्रेरीज ओपन टू ऑल हैं। कोई भी जावा एप्लीकेशन में इन लाइब्रेरीज को आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास पाथ में सेट करके पैकेज इंपोर्ट करके सीधे सीधे कर सकते हैं CALL कॉल। दिस इज ऑल अबाउट लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाइब्रेरी का बेनिफिट नंबर 1, लाइब्रेरीज के कारण आपको रीयूजेबिलिटी मिलती है। होंगे कुछ दुनिया में भले लोग जिन्होंने कुछ चीजें फ्रीली अवेलेबल आपके और मेरे लिए कर दी हैं, ताकि हमें अपनी तरफ से मेल भेजने का कोड ना लिखना पड़े, हमें अपनी तरफ से SMS भेजने के लिए नेटवर्क पे कोड ना लिखना पड़े। वो सारे कोड्स इनके पास हैं, बस आप इनके पैकेजेस को डाउनलोड करते हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, और सीधे सीधे अपनी एप्लीकेशन के अंदर इनको आप यूज कर लेते हैं। आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए आपको दोबारा से कोडिंग करनी पड़ती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील, वो आपका कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलपर्स ने आपके लिए काम कर दिया होता है। राइट? तो रिड्यूसिंग द प्रोग्रामर्स एफर्ट, रीयूजेबिलिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने प्रॉब्लम डोमेन पे फोकस करिए। आप जानते हैं अगर आपको मेल भेजना है तो देयर इज एन API, देयर इज अ लाइब्रेरी जो आप आपके कोड के अंदर कर सकते हैं कॉल। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, लाइब्रेरीज की एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी। ठीक, सपोज करिए आपको पिज्जा बनाना है। कैसे बनाएंगे आप पिज्जा? क्या लगता है आपको? कभी बनाया नहीं होगा ना। मान लीजिए कभी बनाना पड़े, कभी या किसी ने बनाया हो या आपको पता हो, तो कैसे करता होगा शेफ? कैसे, क्या अप्रोच लेता होगा? घर में पिज्जा बनाना है, शेफ क्या करता होगा, या वो बंदा क्या करता होगा? सोचिए। सबसे पहले आटा गूंदेगा, पिज्जा का डो तैयार करेगा, है ना? ध्यान से समझिएगा ये कैसे प्रोग्रामिंग से कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद ये बंदा उसको स्ट्रेच करेगा, पिज्जा का शेप देगा, बेलन लेकर उसको बेलेगा। राइट? शादी के बाद तो सब करना ही पड़ता है। ठीक, उसके बाद ये सब करने के बाद पिज्जा अपने प्रॉपर शेप में आ जाए तो एक पिज्जा कटर से उसको कट करेगा, फिर एक अवन में उसको बेक करेगा, फाइनली पिज्जा बन के तैयार हो जाएगा। अब आप बताइए शेफ की मदद किन किन चीजों ने करी? बेलन ने करी, पिज्जा कटर ने करी, अवन ने करी। ये सब हैं लाइब्रेरीज, जिनको ये टूल्स की तरह यूज कर रहा है। इसको पिज्जा बनाना आता है, इसको पिज्जा बनाने में इनकी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन पिज्जा बनाने के दौरान जो सब टास्क हैं वो परफॉर्म करने के लिए उसको इनकी हेल्प चाहिए। सो दे ऑल आर नथिंग बट लाइब्रेरीज, दे ऑल आर नथिंग बट टूल्स। ये सब इसने बनाए हैं टूल्स। इसने बैठकर बेलन छीला होगा, इसने बैठकर एक लकड़ी काट के बेलन का शेप दिया होगा? नहीं, इसने सिर्फ इन चीजों को अपनी तरफ से यूज करा है। प्रोग्रामर की भाषा बोलूं तो इंपोर्ट करा है, आम बोलचाल में बोलूं तो इसने खरीदा या फ्री में आया, जैसे भी आया इसने किसी तरह से इनको अरेंज करा और इनसे पिज्जा डेवलप करने की एक्टिविटी इसने परफॉर्म करी। याद रखिएगा, एग्जाम्पल थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रेमवर्क। तो एक कोई नॉर्मल बंदा, एक अकेला शेफ पिज्जा बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। तो अब दुनिया में एक ही शेफ है जो पिज्जा बनाता है? नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी है ना जो पिज्जाज बनाती हैं। वो भी ऐसे ही बनाती होंगी? नहीं। आप कह सकते हो सर बेस थीम तो ऐसा ही होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता डोमिनोज बैठकर पिज्जा को बेलता होगा। मुझे नहीं लगता डोमिनोज में बैठकर कोई इंसान पिज्जा को कट करता होगा। कुछ तो होगा डोमिनोज के पास या पिज्जा हट के पास जो इस प्रोसेस को, बोलिए बोलिए, स्ट्रीमलाइन कर दे, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दे, कि मेरे और आपके जैसे लोग जिन्होंने लाइफ में कभी पिज्जा ना बनाया हो, वो भी वहां जाकर अगर बैठे हैं तो 10 दिन में उनको भी पिज्जा बनाना आ जाए। ठीक, देखिएगा कैसे ये चीज फ्रेमवर्क में होती है फिर कन्वर्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइब्रेरी। आपको कुछ टास्क करना है, टास्क करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, वो टूल्स आपको अवेलेबल कराने का काम कर देती है लाइब्रेरीज। फाइन, नाउ कम्स फ्रेमवर्क। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का बड़ा भाई है। और सिंप्लीफाई करूं तो फ्रेमवर्क वो प्लेटफॉर्म है जिसमें बैठकर, जिसकी मदद से आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, और वो कई सारी लाइब्रेरीज का अपने आप में कलेक्शन होता है। उसमें एक लाइब्रेरी नहीं होती है, उसमें ढेर सारे काम करने की लाइब्रेरीज होती हैं, क्योंकि वो एक पूरी पूरी, इशारा समझिए मेरा, प्रॉब्लम डोमेन को
हैंडल करने के लिए डिजाइन करा गया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये फ्रेमवर्क की ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। फ्रेमवर्क वो बने बनाए कोड्स होते हैं जिनमें आप अपना कोड फिट करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। यानी कुछ कंपनीज होंगी जिनको ये मालूम होगा लॉग इन करना है तो ऐसे ही करना है, रजिस्टर करना है तो इसका यही तरीका है, डेटाबेस से डेटा पुल करना है तो इसका यही तरीका है। उसका उन्होंने स्केलेटन बनाकर रख दिया है और आपको बोला है आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्केलेटन में चेंजेस कर दीजिए। कोर कोड आपको नहीं लिखना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने बना दिया है। आप सिर्फ वो पार्ट लिखिए जो आपकी एप्लीकेशन के अनुसार जरूरी है। उसको डेटा पुल करना आता है, आप सिर्फ ये बता दीजिए कौन सी टेबल से कौन से कॉलम्स फेच करने हैं, फेच कैसे करने हैं उसको पता है। आप सिर्फ ये बता दीजिए कौन सी टेबल के कौन से कॉलम में डेटा फिल करना है, उसे इंसर्ट करना आता है। जबकि आप याद करिए अगर आप जेडीबीसी जानते हैं तो क्वेरी आपको लिखनी पड़ती है, राइट? ये क्वेरीज आप लिखते हैं। उसमें भी अगर आप थोड़ा टेक्निकली सोचें तो अलग अलग डेटाबेसेस का एसक्यूएल डायलेक्ट अलग अलग होता है। डायलेक्ट समझते हैं आप? डायलेक्ट मतलब जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल नहीं है बट उसको अपनी तरफ से डेटाबेस सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको टेबल से टॉप 10 रोज निकालनी है। अगर आप रिकॉल करें तो MySQL के अंदर इसके लिए लिमिट्स नाम का फीचर है, बट Oracle doesn't give any feature called as limit. MySQL के अंदर आप चाहते हैं रो जब इंसर्ट हो तो आईडी अपने आप जनरेट हो जाए, उसके लिए वहां ऑटो इंक्रीमेंट होता है। जबकि अगर आपने Oracle पढ़ा होगा तो वहां ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता, वहां सिनोनिम्स होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एसक्यूएल डायलेक्ट्स, ये स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। और अगर आपका बैकएंड चेंज होता है तो आपका एसक्यूएल डायलेक्ट चेंज होगा। एसक्यूएल डायलेक्ट चेंज होगा तो ना करते हुए भी आपको जेडीबीसी में कुछ चीजें तो अपने कोड में बदलनी पड़ेंगी। अगर आप MySQL से कनेक्टेड हैं तो जो लिमिट्स लिखा है आपने वो Oracle पे जाकर फेल हो जाएगा। Oracle इंजन को ये लिमिट्स वर्ड समझ में नहीं आएगा। अगर आप MySQL से कनेक्टेड और आपने ऑटो इंक्रीमेंट फीचर यूज करा हुआ है तो Oracle उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि Oracle को समझ में आता है दिस इज सिनोनिम, राइट? देखिएगा आगे। तो ये जेडीबीसी के साथ दिक्कतें हुआ करती थी। ठीक, इसी तरह से फ्रेमवर्क के बारे में तीसरी बात ये बोली जाती है, फ्रेमवर्क वो फाउंडेशन हमें दे देता है जिस फाउंडेशन को यूज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी एप्लीकेशन को फर्दर कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब आप यूं मान लीजिए जो स्केलेटन है वो बनाकर दे दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दिया गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके उसमें अपने कोड जरूरत मुताबिक फिट करना ये एक डेवलपर का काम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब जैसे अपने पिज्जा वाले एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करें तो डोमिनोज वैसे ही पिज्जा बनाता होगा? नहीं, स्टेप सेम होंगे लेकिन टूल्स अलग अलग होंगे, तरीका सेम होगा लेकिन अप्रोच अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज के पास खूब बड़ी सी एक मशीन होती है जिसके अंदर ये लोग डाव को यानी आटे को गूंदेंगे, बैठकर कोई हाथ से नहीं गूंदेगा, राइट? कितने सारे डाव बॉल्स ये एक दिन में सप्लाई करते हैं, कितनी सारी कंट्री 85 कंट्रीज के अंदर इनके आउटलेट्स चलते हैं और इनको कितने सारे डाव बॉल्स देने होते हैं। और डाव बॉल्स ये लोग नहीं बनाते हैं, वो डोमिनोज अपनी तरफ से बनाकर भेजता है, क्योंकि उसमें आटा कितना लगेगा, ईस्ट कितना लगेगा, नमक कितना लगेगा, ये जो क्वांटिटी है ये लोकल शेफ डिसाइड नहीं करता है, डिसाइडेड बाय डोमिनोज। वो इन्होंने इस मशीन के अंदर सेट करी हुई है। फिर ये मशीन डाव बॉल्स यानी आटे के गोले रोल आउट करती है। ये डाव बॉल्स जाती हैं एक और मशीन के अंदर जो इनको फ्लैटन करती है, शेप दे देती है पिज्जा का। अब आप सोचिए एडवांस वर्जन है ना उन लाइब्रेरीज के, उन चीजों के जो एक पर्सन मैनुअल एफर्ट से कर रहा था। फिर एक बड़े से अवन के अंदर मल्टीपल पिज्जाज एक साथ जाते हैं, वहां भी बेकिंग होती है एंड फाइनली वहां भी आ जाता है एक प्रोडक्ट। अब ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं कहां पर है? ये डोमिनोज में, पिज्जा हट में है। ये अपने आप में है एक फ्रेमवर्क। यानी फ्रेमवर्क एक ऐसा स्केलेटन होगा जिसके अंदर सब चीजें पहले से सेट हैं, बस आप आपकी जरूरत के हिसाब से इन चीजों को कर लीजिए चेंज। अब गेस के नहीं है वेज और नॉन वेज दोनों बनते होंगे, हाँ, उसमें क्या स्प्रिंकलिंग करनी है, क्या एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डालनी है, वो ये बंदा अपनी तरफ से कर देता होगा, सेट एज पर द ऑर्डर गिवन बाय द कस्टमर। बट द बेस क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग ऑल द काइंड्स ऑफ पिज्जा विल रिमेन ऑल टुगेदर सेम। तो ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं जिनका एक स्पेसिफिक टास्क है और वो स्पेसिफिक टास्क ये ऑटोमेट कर रही हैं, दैट इज इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट अ फ्रेमवर्क? काम आसान हो जाता है, चीजें पहले से बनी हुई हैं, आपको सिर्फ अपने हिसाब से, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, कस्टमाइज करना है। खराब बात क्या है? खराब बात ये है ये सिर्फ पिज्जा ही बना सकता है। आप अभी उससे ये नहीं बोल सकते कि मुझे मक्के की रोटी बनानी है वो भी इसमें बना दो, वो नहीं बनेगा। लाइब्रेरीज बना देंगी, वो बंदा बना देगा, वो अपने चकले पे मक्के की रोटी भी बेल लेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर आप रोटी नहीं पका सकते। मतलब ये अगर पिज्जा बेकिंग हट है तो ये पिज्जा ही बेक करेगा, पिज्जा में तरह तरह की वेराइटीज दे देगा,
लेकिन आप इसको ये नहीं बोल सकते रसगुल्ले बना दो, वो ये नहीं बना सकता। व्हाई? बिकॉज द प्रॉब्लम डोमेन विल चेंज। तो फ्रेमवर्क कुछ अच्छी बातें भी देता है, कुछ खराब बातें भी देता है। देयर इज नो सिंगल फ्रेमवर्क विच कैन बी यूज्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एवरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन देयर इज अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, क्योंकि हर एप्लीकेशन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने अलग प्रोज और कॉन्स होते हैं। बट द थीम इज, कुछ कोड पहले से लिखकर रख दिया गया है, आपको बस उस कोड को समझना है और हर जगह अपने लॉजिक्स फिट करने हैं। दैट इज द थीम बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क। फर्क क्या रहा? फर्क सबसे बड़ा ये रहा, आप एज अ डेवलपर जब लाइब्रेरी यूज करते हैं तो आप एक ही लाइब्रेरी को अलग अलग प्रॉब्लम डोमेन्स में यूज कर सकते हैं। हम मेल्स कहां से भेज सकते हैं? हम मेल किसी भी जावा एप्लीकेशन से भेज सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो एंड्रॉइड में लिखी गई एक मोबाइल ऐप हो। जहां जावा यूज हो रही है वहां हम यूज कर सकते हैं अपैचे कॉमन्स, और उसके जरिए हम लोग सेंड कर सकते हैं मेल। सेंडिंग अ मेल यूजिंग अपैचे कॉमन्स लाइब्रेरी is not restricted to one particular type of Java application. It can be used for any kind of Java app, right? Framework on the other hand, जिस particular domain पे काम करता है उसी domain के लिए confined रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा था, ध्यान दीजिएगा, आप लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर से कॉल करते हैं, राइट? आप उस मेथड को कॉल करेंगे जो मेल सेंड करेगा, आप उस मेथड को कॉल करेंगे जो एसएमएस सेंड करेगा। लेकिन जब आप फ्रेमवर्क लिखते हैं ना, तो सब चीजें पहले से लिखी हुई हैं, फ्रेमवर्क आपके कोड को कॉल करता है। इसका फील, हल्का सा फील आपको सर्वलेट्स के अंदर आया होगा। जब आप सर्वलेट के अंदर सर्वलेट क्लास बनाते हैं तो जो आप लाइफ साइकिल मेथड्स बनाते हैं उन्हें कॉल आप नहीं करते हैं, उन्हें कॉल कंटेनर करता है। कुछ ऐसा ही आप देखेंगे आगे फ्रेमवर्क्स के अंदर होगा। आप मेथड्स बना के रख देंगे, फ्रेमवर्क उन मेथड्स को आपके लिए कॉल करने का काम करेगा। जैसे जिनको वेब एप्लीकेशंस का आइडिया हो, फ्रेमवर्क बोलेगा मैं रिक्वेस्ट सुन लूंगा, रेस्पॉन्स भी जनरेट कर दूंगा। क्या रेस्पॉन्स जनरेट करना है वो डेटा आप मेरे को प्रोवाइड कर देना, मैं सेशन मैनेज कर लूंगा, की वैल्यू पेयर्स क्या रखने हैं वो तुम मुझे बता देना। तो अभी आप नोटिस करिए, सेशन ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते थे, भले ही क्रिएट ना भी करते थे, गेट सेशन से कॉल करते थे, बट सेशन आप बनाते थे। आप उसके अंदर डेटा को ऐड करते थे, सर्च करते थे, लॉजिक से रिट्रीव करते थे। ये सारे काम आपके लिए पहले से करके रखेगा फ्रेमवर्क। ऐसे ही गेस करिए, आप जितना सर्वलेट जेएसपी आपने पढ़ा है, आप लॉगिन कैसे हैंडल करते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। कोड आएगा सर्वर पे यूजर आईडी पासवर्ड डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके वेरीफाई होगा, फिर आप रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करते हैं। आपको लिखना पड़ता है ना रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड या इंक्लूड करने का कोड, वो फ्रेमवर्क में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप सिर्फ बता दीजिए कौन से पेज पे रिक्वेस्ट को भेजना है, वो पेज तैयार कर दीजिए, रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग का काम आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा फ्रेमवर्क। इसलिए इन फ्रेमवर्क्स की इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर वैल्यू है, क्योंकि ये जो रिपीटेटिव टास्क है उस रिपीटेटिव टास्क को सिंप्लीफाई कर देते हैं। बार बार आपसे कोड करने को नहीं कहते, कोड है, आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से डेटा इसके अंदर फिट कर दीजिए। तो समझिएगा, जब आप फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, हम ये कैसे कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क हमें कॉल करता है जबकि हम लाइब्रेरी को कॉल करते हैं। हम लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, ये तो आप सी के दिनों से जानते हैं, है ना? सी में भी आपने फंक्शंस कॉल करे हुए हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, सी प्लस प्लस में भी करे, जावा में भी करे, पाइथन में भी करे। बट फ्रेमवर्क की कहानी बिल्कुल उल्टी है और इसको बुलाते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। बोलिए वापस, IOC, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इतनी लंबी कहानी ना सुनानी हो ना किसी को, तो इस सेकंड वाले पॉइंट को एक लाइन में बोलिएगा, फ्रेमवर्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IOC। वो बोलेगा व्हाट इज IOC? IOC is reversing the roles. In libraries we call the library, in framework calls our code। फिर हमें फ्रेमवर्क की बाउंड्रीज में रहकर वो कोड लिखना पड़ता है, वो जैसे गाइडलाइंस देता है उन गाइडलाइंस को हमें करना पड़ता है फॉलो। इसलिए फ्रेमवर्क की एक अच्छी बात यह है कि ना चाहते हुए भी वो आपको डंडा मारकर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स सिखा देता है, क्योंकि वो आपसे कहता है कि आपको इसी प्रॉपर वे में कोड करना पड़ेगा। जैसे याद कीजिए, पाइथन में ब्रेसेस नहीं होते ना, जिन्होंने पाइथन करी है आपको अगर याद हो, वहां ब्रेसेस नहीं होते, तो वहां बॉडी कैसे लिखते हैं अपन? इफ की या लूप की इंडेंटेशन करना पड़ता है। अब सोचिए, इंडेंटेशन करना तो सी भी बोलती है, जावा भी बोलती है, लेकिन कितने लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? वहां तो बिना इंडेंटेशन के भी कोड चल जाता है, जबकि इंडेंटेशन करना इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो जैसे पाइथन का ये फीचर आपको प्रॉपर राइटिंग ऑफ द कोड सिखाता है, ऐसे फ्रेमवर्क के फीचर्स आपको प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सिखाते हैं। अभी आप बिना एमवीसी फॉलो करे एप्लीकेशंस बना सकते हैं सर्वलेट और जेएसपी में। मुझे एमवीसी नहीं अप्लाई करना है तो मैं बना सकता हूं ना कोड, नहीं करना मुझे डाउ पोजो तो मैं डेटाबेस से बात कर सकता हूं ना, फ्रेमवर्क में नहीं कर सकते।
फ्रेमवर्क बोलेगा ऐसे करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना फ्रेमवर्क आपकी क्लास को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, फ्रेमवर्क आपकी क्लास को कॉल ही नहीं करेगा। और उन्होंने ऐसे ही चीजें नहीं ऐड करी हैं, बहुत ऑब्जर्व करा है, इंडस्ट्री डेटाबेस से बात करने का यही तरीका है, तो फ्रेमवर्क ने उसी तरीके को अपनाया। रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड या डिस्पैच करने का यही तरीका है, तो इस तरीके को उन्होंने फॉलो कर लिया और हम लोगों को फोर्स करा कि हम स्ट्रिक्टली इस तरीके के बेसिस पर अपनी एप्लीकेशंस को करें डिजाइन। फाइन, ये था मेन थीम फ्रेमवर्क्स के बारे में। बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट, फ्रेमवर्क स्पीड कर देता है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को, क्योंकि कच्चा कोड आपके पास ऑलरेडी है, रॉ मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है, आधा पका हुआ भी है वो मटेरियल, बस आप आपके हिसाब से उसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल दीजिए तो मेन डिश आपकी तैयार हो जाएगी। सेकेंड पार्ट जो आपको फ्रेमवर्क से मिलता है दैट इज सिक्योर। ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं ये जावा बेस्ड है, जावा का नंबर 1 फीचर है सिक्योरिटी, इन फ्रेमवर्क्स का नंबर 1 फीचर है सिक्योरिटी। ये इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स कि डेटा पूरी सिक्योरिटी वे, सिक्योर्ड वे में ट्रांजैक्ट होता है। वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा स्प्रिंग में सिक्योरिटी कैसे मिलती है, हाइबरनेट में सिक्योरिटी अपन को कैसे मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने कहा, फ्रेमवर्क आपको ये बोलता है कि आप पूरी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, बिना उनको फॉलो करे किसी फ्रेमवर्क पे आप काम नहीं कर सकते। जैसे एमवीसी ही फॉलो होगा जब आप पढ़ेंगे स्प्रिंग, डाउपोजो का ही तरीका फॉलो होगा जब आप पढ़ेंगे हाइबरनेट। तो फ्रेमवर्क ये बोलता है ये स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोग्रामर के पास कोई चॉइस नहीं, उसे इन स्टैंडर्ड्स पे ही अपनी एप्लीकेशंस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जावा के कौन कौन से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स आज आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं, ये उनमें से कुछ के नाम है, बहुत सारे नाम है, हो सकता है कुछ इसमें से मैंने यूज नहीं करे हूं। जैसे प्लेग बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है बट मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इतने कंटेंट्स की जगह नहीं थी। नॉर्मली जो हमारा टारगेट फ्रेमवर्क है नंबर 1 इज हाइबरनेट, मेनली एंड मेनली यूज फॉर इंटरैक्शन विद डेटाबेसेस, मेनली यूज टू रिमूव ड्रॉबैक्स ऑफ जेडीबीसी। वो क्या है वो आज हम बात करेंगे। Then the second more popular framework is Spring framework, जो दुनिया की हर टॉप कंपनी आज यूज करती है, इवन नेटफ्लिक्स यूजेस स्प्रिंग फ्रेमवर्क, यात्रा.com के अंदर स्प्रिंग यूज होता हुआ आपको दिखेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्प्रिंग पे काम करती हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं इनमें से कोई एक अगर पढ़ने का आपके पास समय हो, दैट फ्रेमवर्क शुड बी स्प्रिंग। अगर कोई एक पढ़ना है आपको तो, हालांकि याद रखिएगा स्प्रिंग की एक बहुत अच्छी चीज ये है, स्प्रिंग कहता है वो काम स्प्रिंग नहीं करेगा जिस काम के लिए कोई दूसरा फ्रेमवर्क पॉपुलरली मार्केट में अवेलेबल है। तो जब बात डेटाबेस से इंटरैक्ट करने की आती है तो स्प्रिंग भी यूज करता है हाइबरनेट। हाइबरनेट डजंट यूज स्प्रिंग बट स्प्रिंग इंटरनली मेक्स यूज ऑफ हाइबरनेट। तो टेक्निकली आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप अभी जॉब वैकेंसीज देखिएगा, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स भी निकाले हैं, तो आपको पता लगेगा कंपनीज मेनली स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग और हाइबरनेट इनका कॉम्बिनेशन मांगती हैं आज। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ जेएसएफ फ्रेमवर्क जो मेनली यूज होता है फॉर डेवलपिंग यूआई। आईआरसीटीसी की साइट पे जब आप देखते हैं जाकर तो कंपोनेंट्स का अलग लुक एंड फील आता है, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन थोड़ा अच्छी सी अट्रैक्टिव दिखती है, वहां यूज हुआ है जेएसएफ विच स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर फेसेस। देन काफी टाइम पहले 8-10 साल पहले जो रोल आज स्प्रिंग का है वो उस जमाने में होता था स्ट्रट्स का। स्ट्रट्स आज मार्केट में उतना पॉपुलर नहीं रह गया क्योंकि उसको ओवरकम कर गया स्प्रिंग। फिर गूगल ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया गूगल वेब टूलकिट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर फ्रेमवर्क कॉल्ड वादिन। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जावा में आपको मिलेंगे, 99% ऑफ देम दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एमवीसी। आप एक पे काम करना सीख लीजिए, आपको आराम से दूसरे पे काम करने का तरीका आ जाएगा। आज आर्किटेक्चर लेवल पे सीख के जाइएगा व्हाट इज हाइबरनेट एंड व्हाट इज स्प्रिंग एंड व्हाई दीस टू आर सो पॉपुलर। सबसे पहले हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं एक लाइन में बताइए जावा क्या है, एक लाइन में बताइए जावा क्या है? इट्स अ प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिक्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन। ऐसे कोई बोलेगा यार एक लाइन में बताना हाइबरनेट क्या है, एक शब्द याद रख लीजिए, हाइबरनेट इज एन ORM फ्रेमवर्क, दैट्स इट। व्हाट इज ORM? ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये क्या होता है ये अभी आगे की स्लाइड आपको क्लैरिफाई करेगी। अभी के लिए अगर एक लाइन में समझाना पड़े किसी को तो वो एक लाइन होगी, हाइबरनेट इज एन ORM फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, हाइबरनेट क्यों बना? हाइबरनेट इसलिए बना क्योंकि जावा और एसक्यूएल ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया है ना, है ना। एसक्यूएल मेनली डील्स विद RDBMS। जावा में चीजें रिप्रेजेंट होती हैं एज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में पड़े हुए डेटा को अगर मुझे टेबल में डालना है तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, वो सिखाता है आपको ORM। ये मत सोचिएगा सर इसके बिना ऑब्जेक्ट का डेटा टेबल में नहीं जाता, जाता है, लेकिन वैसे जाता है जैसे आप लोगों ने डाला है जब आप JDBC पढ़ते हैं। एक एक डेटा निकाला,
एक एक डेटा को कॉलम के अंदर इंसर्ट करा, फिर जाकर डेटा टेबल में स्टोर हुआ। इसमें भी आप शायद भूल गए, जब आपने इंसर्ट करा होगा तब आपने उस टारगेट डेटाबेस के डायलेक्ट को फॉलो करा होगा जिस डेटाबेस से आप कर रहे होंगे इंटरैक्ट, राइट। इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए बना हाइबरनेट। डेटाबेस इंटरैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए बना। 2001 मार्केट में ये आया था। बनाने का क्रेडिट जिस बंदे को जाता है, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज गेविन किंग। उसके बाद इसको ओपनली प्रोग्रामिंग कम्युनिटी को इन्होंने डोनेट कर दिया। आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस ओपन फ्रेमवर्क को मार्केट में कर रही हैं यूज। नाउ व्हाट इज ओआरएम? जेडीबीसी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जेडीबीसी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आई हैव अ क्लास कॉल्ड एज यूजर हैविंग सम ऑफ, क्या बोलते हैं आप इन्हें, इंस्टेंस मेंबर्स और डेटा मेंबर्स, जिनका डेटा मुझे इस टेबल के अंदर स्टोर करना है। इन द वर्ड्स ऑफ टेबल, दीज आर एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। ये पूरी अपने आप में एक टेबल है और मुझे इसका डेटा इसमें सेव करना है। अगर एक जावा डेवलपर से पूछिए जिसको ओआरएम नहीं आता है, मतलब कि हाइबरनेट नहीं आता है, तो वो कुछ ऐसे करेगा, है ना। डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा। इंसर्ट क्वेरी लिखेगा और एक एक वैल्यू को उठाकर टारगेट टेबल के अंदर बारी बारी से करेगा सेव। इसमें भी फिर उसे याद रखना पड़ेगा, अगर सभी में वैल्यू नहीं डालनी है तो क्वेरी का तरीका बदल जाएगा। फिर उसे अपनी इंसर्ट क्वेरी के अंदर कॉलम के नाम लिखने पड़ेंगे, जिन कॉलम्स में वैल्यू देनी है और जिनमें नहीं देनी है वो नाम छोड़ने पड़ेंगे। तब जाकर कहीं एसक्यूएल ऑटोमेटिकली उन कॉलम्स में नल डालेगी। ये एक तरीका है जिसपे मार्केट ने काफी समय तक काम करा। बाद में लोगों को लगा इसका मतलब अगर इस बंदे को टेबल में डेटा डालना है तो इसे तो फिर एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। ये तो जावा डेवलपर है, इसका डोमेन ही अलग है, इसने डेटाबेस पे कभी काम ही नहीं करा है, तो इसको क्यों एसक्यूएल सीखने का कंपल्शन दिया जा रहा है अगर इसको टेबल के अंदर रिकॉर्ड डालने हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए, कोई ऐसी मीडियम एंटिटी हो जो हमसे डेटा ले इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड, और उनको फ्लैट करके इन द फॉर्म ऑफ रोज टेबल के अंदर डाल दे। ये हमारा कम्युनिकेटर मीडियम एंटिटी अपने आप में होता है फ्रेमवर्क हुज नेम इज ओआरएम। आप जब ओआरएम यूज करते हैं आप एसक्यूएल का एस भी नहीं लिखते हैं, सब कुछ ये आपके लिए करता है। और ये आपको हर काम को करने के लिए, जावा कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हर काम को करने की इसके पास, टेक अ गेस, क्लासेस हैं। उन क्लासेस के पास मेथड्स हैं जो आप अपने कोड के अंदर कर सकते हैं यूज। कुछ को आप कॉल करेंगे और कुछ मेथड्स को ये कॉल करेगा, क्योंकि भूलिएगा मत, दिस इज नॉट अ लाइब्रेरी, दिस इज अ फ्रेमवर्क। जो आपके लिखे गए कोड में से कुछ चीजों को ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। जैसे आप इसको नहीं बोलेंगे फंक्शन कॉल करके के टेबल बनाओ, ये खुद टेबल आपके कोड को पढ़कर जनरेट कर देगा। मतलब आपको एसक्यूएल खोल के क्रिएट टेबल तक लिखने की जरूरत नहीं है, वो तक आपके लिए हाइबरनेट फ्रेमवर्क खुद कर देगा। एक डायग्राम मेरी बात को जस्टिफाई करेगा। मेरे पास जावा क्लास है, क्लास का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स हैं, ये मुझे इस टेबल के अंदर मैप करने हैं। मैं खुद एसक्यूएल नहीं लिखूंगा, मैं खुद ये टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं कभी वेर केयर वगैरह नाम ही नहीं लूंगा, क्योंकि वेर केयर नाम भी, गौर करिए, डेटाबेस टू डेटाबेस चेंज हो जाएगा। वेर केयर इज यूज्ड बाय ओरेकल। एसक्यूएलाइट एक और पॉपुलर डीबीएमएस है, वो वेर केयर की जगह टेक्स्ट यूज करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये पूरा डेटा डायरेक्टली चला जाए, बीच में काम करने के लिए आएगा हाइबरनेट, जो इस डेटा को सीधे मैप कर देगा टू दिस टारगेट टेबल। टेबल नहीं होगी तो बना देगा, होगी तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। ना सिर्फ इतना, आप में से जिन लोगों ने एसक्यूएल को एक कदम आगे जाकर पढ़ा हो, एसक्यूएल में जॉइंस होते हैं। तो अगर आप टेक्निकली सोचे तो मेरे पास दो टेबल हैं, कस्टमर और बैंक अकाउंट, तो इनमें कुछ रिलेशन होगा। हाँ, कस्टमर का बैंक में अकाउंट होगा, तो जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो दोनों टेबल में होगा। रिकॉर्ड डिलीट होगा तो दोनों से होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर बैंक में अपना अकाउंट बंद कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड कस्टमर से भी हटना चाहिए और बैंक अकाउंट से भी हटना चाहिए। कैसे हैंडल करेंगे आप इसे जेडीबीसी में? बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे आपको बैठकर, और हाइबरनेट विद इन अ सेकंड आपके लिए काम कर देगा। आपके लिए जनरेट कर देगा जॉइन क्वेरीज। डेटा फेच करने के लिए जॉइन लगेगा। सोचिए, मैं चाहता हूं मुझे इस कस्टमर का नाम चाहिए, आईडी चाहिए, इसका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और बैंक बैलेंस चाहिए। जिनको एसक्यूएल आती हो आप मानते हैं दिस क्वेरी इज इक्वी जॉइन। सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर नेम कॉमा बैंक बैलेंस कॉमा अकाउंट नंबर फ्रॉम कस्टमर कॉमा बैलेंस वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू बैंक बैलेंस डॉट कस्टमर आईडी। इतनी लंबी क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी। इस क्वेरी का भी सिंटेक्स माईएसक्यूएल में चेंज हो जाएगा। ये जो मैंने बताया ये आंसी एसक्यूएल का तरीका था, माईएसक्यूएल में और कोई तरीका हो जाएगा। इन सब से आप बच जाएंगे अगर आप यूज करेंगे हाइबरनेट। तो आपकी क्वेरी जनरेट करना, जॉइन क्वेरीज जनरेट करना, सब हाइबरनेट कर देगा आपके लिए सिंप्लीफाई।
इसीलिए इसका वर्ड एक बार फिर बोलिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। समझते हैं? मैपिंग माने कन्वर्जन, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू आरडीबीएमएस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कब होगा? जब यहां से फेच करेंगे, फेच होगी एक रो, आपको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जेडीबीसी में ऐसा नहीं होता, नहीं होता। आप याद करिए, आप एक एक डेटा निकालते हैं बाय कॉलिंग आर एस डॉट नेक्स्ट, फिर आप बोलते हैं आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, आर एस डॉट गेट एंड, तो आपको एक एक कॉलम की वैल्यूज मिलती हैं। यहां आप क्या बोलेंगे? यहां आप बोलेंगे सी डॉट नेम, सी डॉट एड्रेस, सी डॉट बैंक अकाउंट, डेटा आपके हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां बात करेंगे एज जावा स्टाइल, ना कि इन द फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। दैट इज द पावर ऑफ ओआरएम। ठीक, अब हाइमेनेट यूज क्यों करना चाहिए बताने की जरूरत ही नहीं, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भी जो टॉप बेनिफिट्स हैं हाइमेनेट के, नंबर वन, एसक्यूएल का रिपीटेशन खत्म कर देता है। रिपीटेशन क्या? आपको तो एक बार भी नहीं लिखना, एक बार भी नहीं लिखना है एसक्यूएल। हाँ, अगर आप चाहते हैं सर लिखना हो तो इसने अपनी एक क्वेरी लैंग्वेज आपको दी है। किसने? हाइमेनेट ने। उसका नाम है HQL, विच स्टैंड्स फॉर, टेक अ गेस, हाइमेनेट क्वेरी लैंग्वेज। क्यों दी है? उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो अभी मैं बार बार बोल रहा था, एसक्यूएल डायलेक्ट्स। ठीक, अब अगर मैं 4 डेटाबेस से बात कर रहा हूं तो चारों के एसक्यूएल डायलेक्ट अलग अलग होंगे। तो मैं 4 एसक्यूएल ना पढ़ के सीख लूं एचक्यूएल। मैं हाइमेनेट से एचक्यूएल में बात करूंगा और वो टारगेट डेटाबेस को देखकर इस एचक्यूएल को कन्वर्ट कर देगा इनटू टारगेट डेटाबेस। जैसे अगर मैं चाहता हूं मेरे लिए आईडीज ऑटो जनरेट हो, ठीक, तो मैं डेटाबेस को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं हाइमेनेट को बोलूंगा। इसके अंदर एक फीचर हम यूज करेंगे, उसका नाम है जनरेटर। वापस बोलिए, जनरेटर। ये एक फीचर है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आईडीज जनरेट हो जाएंगी। जबकि आप किसी माइस्क्यूएल वाले से पूछिए तो बोलेगा जी ऑटो इंक्रीमेंट लगाओ, किसी ओरेकल वाले से पूछिए तो बोलेगा सिनोनिम लगाओ। ना मुझे सिनोनिम आता है ना मुझे ऑटो इंक्रीमेंट आता है, मुझे तो हाइबरनेट की एचक्यूएल आती है और मैं उसमें बोलूंगा जनरेटर लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए आईडीज कर देगा जनरेट। दैट इज द बेनिफिट कि वो आपकी रिपीटेटिव एसक्यूएल को या बिल्कुल ही एसक्यूएल को खत्म कर देता है। नेक्स्ट, सारे डीबी ऑपरेशंस बिना एसक्यूएल लिखे हैंडल हो जाते हैं। मैं आपको अभी डेमो भी दिखाऊंगा, देखिएगा आप किन डीबी ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूं। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, क्या बुलाते हैं आप उन्हें? क्रूड ऑपरेशंस। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, अपने आप हो जाएंगे विदाउट राइटिंग एनी एसक्यूएल कमांड। थर्ड बेनिफिट जो आपको हाइबरनेट देता है, ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेस प्रोसीजरल है। चीजें आपको ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में दिखेंगी जिसकी आपको आदत है बीइंग अ जावा डेवलपर, ना कि चीजें दिखेंगी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फोर्थ बेनिफिट गिवन बाय हाइबरनेट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर कैशिंग। ये क्या है? कैशिंग सुना होगा आपने, जेडीबीसी के अंदर एक बटन पे कोड लिखा हुआ है, क्लिक करने पर कस्टमर्स का रिकॉर्ड आकर डिस्प्ले हो जाता है। क्या होगा? यूजर दोबारा क्लिक करेगा तो फिर आएगा कोड आपका, फिर डेटाबेस से आप डेटा लेकर आएंगे, फिर क्लिक करेगा फिर लेकर आएंगे। हाइबरनेट बोलता है क्यों ला रहे हैं बार बार? तभी लाओ ना जब डेटाबेस चेंज हो। अगर डेटा आ चुका है तो क्यों ना उसको इन मेमोरी रख लिया जाए और तुरंत के तुरंत वहीं से डेटा को कर दिया जाए सप्लाई। दैट इज कॉल्ड एज कैशिंग ऑफ द डेटा, जो व्हाट्सएप भी करता है। आप नोटिस करिए, जब आप व्हाट्सएप को स्क्रॉल करते हैं और किसी ने डीपी चेंज करी होती है तो इफेक्ट आपको दिखता है। कभी नोटिस करा है आपने? नहीं करा है? मैं अगर अपनी डीपी चेंज करूंगा और आपके व्हाट्सएप पे मेरे आ रहा है फोटो, तो डीपी चेंज होती हुई नहीं दिखेगी, वो तब दिखेगी जब आप स्क्रॉल करते हैं। कभी डायनामिकली डीपी चेंज होती हुई दिखती है आपको? पहले कुछ और आ रही थी डीपी, फिर उसके बाद एकदम से स्क्रॉल होते हुए चेंज हो जाती है। हूं नहीं दिखती है। कभी देखा ही नहीं है ध्यान से आपने? कभी प्रोग्रामर की तरह भी चीजों को देखा करें, अपना ध्यान खाली चैटिंग पे रहता है। कभी देखा भी करें उस एप्लीकेशन में क्या यूज हो रहा है। कभी देखो आप स्क्रॉल करो व्हाट्सएप को, जब व्हाट्सएप स्क्रॉल होता जाएगा तो आप देखना जो डीपी पुरानी थी वो आपकी आंखों के सामने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चेंज होगी। ये कैसे हुई? ये हुई, उन्होंने डीपी कैश कर रखी थी, फिर जब वहां चेंज हुआ और जब जरूरत पड़ी तो कैश को उन्होंने अपडेट करा। पहले से अपडेट करके क्या करेंगे जब आप देख ही नहीं रोज बेचारे की फोटो, 10 फोटो बता दे आपको क्या करना है। दैट इज अनदर गुड एग्जांपल ऑफ कैशिंग। ऐसे ही हाइबरनेट डेटा को कैश कर लेता है, आपका कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, बार बार डेटाबेस से डेटा पुल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दुनिया के टॉप 20 आरडीबीएमएस, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएलाइट, पोस्टग्रे, सारे के सारे हाइबरनेट के अंदर सपोर्टेड है। तो आप कोई भी बैकएंड यूज करिए, यू कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद दैट बैकएंड यूजिंग हाइबरनेट। अब एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, कोड नहीं लिख रहा हूं मैं, कोड ऑलरेडी है, आपको सिर्फ कुछ पार्ट पे फोकस करने को कहूंगा। ये करना है अपन को, कर सकते हैं आप एज अ जावा डेवलपर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यूजिंग जेडीबीसी, राइट। जिनको जेडीबीसी का आइडिया हो, ये कुछ रटे रटाए स्टेप्स होते हैं। ड्राइवर लोड करो, फिर कनेक्शन ओपन करो, फिर अगर आपको बहुत सारा डेटा देना है तो जेडीबीसी भी कहता है क्लास बना लो, इसी को आप लोग पोजो बुलाते हैं।
इसके अंदर डेटा भर दो। फिर उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी पास करो, वो फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर कनेक्शन को आप क्लोज कर दो। ठीक, हाइबरनेट में क्या लगता है आपको कितने स्टेप करने पड़ेंगे? एज अ डेवलपर अगर आपको यही कोड हाइबरनेट में लिखने को कहा जाए तो पहला, जितनों के कलर बदले होंगे आपको वो सब नहीं करने, ड्राइवर लोड आपको नहीं करना, खुद कर लेगा वो, कनेक्शन ओपन खुद नहीं करना, वो कर लेगा, और क्लास तो बनानी पड़ेगी, टेबल बनाता है वो खुद, क्लास नहीं बना के दे देगा, खुद जो खुद ही कर लेगा सब, तो अपन क्या करेंगे फिर, क्लास आप बनाएंगे। ठीक, इनिशियलाइजेशन आप करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट खुद लिख देगा, इंसर्ट क्वेरी खुद लिख देगा, एग्जीक्यूट अपडेट भी इंटरनली खुद ही कॉल कर देगा, काम खत्म होने के बाद डेटाबेस से डिस्कनेक्ट भी खुद ही हो जाएगा। बचा क्या? बचे ये दो इंपॉर्टेंट काम, आपको अपनी क्लास बनानी पड़ेगी जो आप हर बार बनाते हैं, उसके अंदर डेटा फिल करना पड़ेगा और बस इतना कहना पड़ेगा हाइबरनेट को, हो गया मेरा काम, जाओ इस डेटा को सेव कर दो। कैसे कहेंगे देखिए एक छोटा सा डेमो। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने का काम कर रहा है। अब आप इसको कंपेयर करिए अपने जेडीबीसी कोड से, जो लाइट कलर्ड में उसको छोड़ दीजिएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मेन पार्ट है। कहां लग रहा है इस पूरे कोड को देख करके डेटाबेस से बात हो रही है? कहीं से भी नहीं लग रहा है। एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर डेटा सेट करा और एक लाइन लिख दिया आपने बस सेव। इस सेव की जगह लिखनी पड़ती है आपको पूरी इंसर्ट क्वेरी अगर आप यूज कर रहे होते हैं जेडीबी से। ऐसे ही गेस करिए 101 वाले के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कैसे करेंगे? अपडेट करना है, उसका बैंक बैलेंस या जो भी वैल्यू है सैलरी चेंज करनी है, तो लिखेंगे आप एक लंबी चौड़ी अपडेट क्वेरी, अपडेट सो एंड सो टेबल सेट सैलरी इक्वल टू सो एंड सो वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू सो एंड सो। और क्वेरी का सिंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए, क्वेरी में जरा कुछ कम ज्यादा हो गया तो एसक्यूएल की तरफ से आ जाएगी एक्सेप्शन। हाइबरनेट कहता है तुम कहां क्वेरी लिखने की टेंशन ले रहे हो, हाइबरनेट कहता है तुम तो अपडेट करो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा। कुछ नहीं कर रहा मैं, सेव तक नहीं कर रहा, आप देखो ध्यान से, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बुलवाया, किससे? हाइबरनेट से, हाइबरनेट से बुलवाया ये मैंने, राइट? हाइबरनेट ने मुझे ऑब्जेक्ट लाकर दे दिया, और गेस करिए कैसे लाकर दिया? ऐसे लाकर दिया कि उसकी एक टांग टेबल से फंसी हुई है, राइट? मैं यहां पर उसके अंदर चेंजेस करूंगा और वो रिफ्लेक्ट कर देगा हाइबरनेट टेबल में। मुझे तो बस इतना ही कहना है, ई डॉट सेट ई एम पी सैल 70,000, उस बंदे का रिकॉर्ड जिसकी आईडी 101 थी, टेबल में जाकर देख लीजिए, उसकी सैलरी अब आपको मिल जाएगी एज 70,000। नो अपडेट क्वेरी, नो एसक्यूएल सिंटैक्स नीड्स टू बी रिटन। ऐसे ही डिलीट है, आप डेटा उठाएंगे और सीधे कह देंगे सेशन डॉट डिलीट, जबकि इसकी जगह नॉर्मली सोचे तो आपको लिखनी पड़ती पूरी कंप्लीट डिलीट क्वेरी। ना सिर्फ इतना, अगर आपको लग रहा है सर ये प्राइमरी की हुई तो उसको भी हैंडल हाइबरनेट कर लेगा। और एक अच्छी बात मैं बताना भूल ही गया, वहां एक पॉइंट और आना चाहिए था, जेडीबीसी में ट्राई कैच जरूरी है, जेडीबीसी में चेक्ड एक्सेप्शंस आती हैं, हाइबरनेट कहता है वो चेक्ड एक्सेप्शन खुद ही हैंडल कर लेगा, जेडीबीसी वाली सारी। आपको बस हाइबरनेट से रिलेटेड चीजें देखनी है, बाकी सारी एक्सेप्शन हैंडलिंग हाइबरनेट आपके लिए खुद जनरेट कर देता है। तो मतलब जितना सिंपल हो सकता है डेटाबेस इंटरेक्शन, उतना हाइबरनेट ने आपके लिए कर रखा है। ठीक, देन स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, इनफैक्ट इतना पावरफुल है कि उसको कहा जाता है इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स। मतलब जो ये सारे फ्रेमवर्क अलग अलग करते हैं वो आप अकेले कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग, राइट? दैट इज द मेन पावर ऑफ स्प्रिंग। जितने कॉमन टास्क हैं किसी बंदे के, स्प्रिंग उसे सिंप्लीफाई करने का काम करता है। बनाया रॉड जॉनसन ने था, बनाया था इन्होंने 2003 में। उसके बाद आज मार्केट के अंदर स्प्रिंग का जो लेटेस्ट वर्जन आपको मिल रहा है स्प्रिंग 5, उसके अंदर आपको मिल रही हैं सारी पावर्स। अब आप बताइए हाइबरनेट के लिए एक पंच लाइन क्या बोलेंगे? ओआरएम। ऐसे स्प्रिंग की पंच लाइन होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। बहुत सिंपल है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये कभी जावा में एप्लीकेशन देखते वक्त ना कराओ, है ना? इतना समय भी नहीं है, और अभी आप टेक्निकली इतने एडवांस भी नहीं हुए कि मैं आपसे बाकियों के बारे में बात कर सकूं। बट 5 मिनट ये जरूर सीख के जाइए व्हाट इज डीआई, एंड दिस इज द मेन हार्ट बीट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। डीआई स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और ये सिर्फ एडवांस जावा के लिए नहीं है, कोई भी जावा एप्लीकेशन है वो डीआई यूज करेगी ही करेगी। इसके अलावा स्प्रिंग बहुत अच्छा डेटाबेस एक्सेस आपको देता है। स्प्रिंग के पास अपनी डेटाबेस लाइब्रेरी भी है, बट वो कहता है मत करो यूज, बिफोर डूइंग फॉर माय डेटाबेस लाइब्रेरी कम्युनिकेट विद हाइबरनेट। जब हाइबरनेट अवेलेबल है तो उसके लिए आप हाइबरनेट का इंटीग्रेशन स्प्रिंग से कर दीजिए। देन थर्ड थिंग, स्प्रिंग स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशंस के लिए भी अपना एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। स्प्रिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अलग अलग काम को करने के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। जैसे ये वाला जो लेवल है इसका नाम है स्प्रिंग डेटा, ये क्या करता होगा? ये डेटाबेस हैंडलिंग करता है। ये वाला जो लेवल है इसका नाम है स्प्रिंग एमवीसी, ये क्या करता होगा? ये वो करता है जो आप
JSP और सर्वलेट्स में करते हैं। दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को फॉलो करके एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करना। ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स है स्प्रिंग के। सबसे बड़ी बात, जो ओरिजिनल स्प्रिंग था 2003 में, वो आज भी अवेलेबल है, उसकी साइज सिर्फ 2 MB की है। तो अगर आप स्प्रिंग का सिर्फ एक फीचर यूज करना चाहते हैं जिसका नाम होता है कोर स्प्रिंग, 2 MB की स्पेस आपको बस चाहिए, 2 MB में पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क आ जाता है, एंड दैट इज इट्स लाइट वेट। सिर्फ कोर वाला पार्ट, ये सारे पार्ट नहीं, इनके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स लगते हैं। देन फाइनली स्प्रिंग बहुत इजीली दूसरे फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट होता है, जैसे हम स्प्रिंग को इंटीग्रेट करेंगे विद हाइबरनेट। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? क्या ऐसा होता है कि आप अपने जावा कोड के अंदर एक क्लास में बैठकर दूसरे क्लास के मेथड्स को कॉल करें? दीजिए कोई बढ़िया सा एग्जांपल। सर ये क्लास है और ये क्लास है, और देखिए मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां से इसका मेथड कॉल करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। स्टूडेंट, बाइक, कॉलेज। क्या स्टूडेंट कॉलेज जाता है? तो जावा की नजरों में स्टूडेंट कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। क्या स्टूडेंट कॉलेज किसी ट्रैवलिंग या किसी मैकेनिज्म से जाता है? बाइक से, बस से, कार से, किसी से? तो स्टूडेंट बाइक, बस या कार पे भी डिपेंड कर रहा है। अब इमेजिन करिए ये स्टूडेंट क्लास है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये बाइक क्लास है। आपको इसके मेथड यहां कॉल करने हैं। कैसे करेंगे आप? बाइक का यहां पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट। जिसने जावा की एबीसीडी भी पढ़ी होगी वो मुझे यही जवाब देगा, सर मैं यहां बाइक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं पूछूंगा कैसे बनाओगे बाइक का ऑब्जेक्ट? सर वैसे ही जैसे बनाता हूं, बाइक बी इज इक्वल टू न्यू बाइक। एक वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे अगर आपने बाइक का ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में कहलाता है टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग। आपको लगेगा सर तो इसमें कुछ दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। बाइक खराब हो गई तो क्या करोगे आप बताओ? उस बंदे की आज बाइक खराब हो गई तो आप क्या करोगे? कोड लेवल पे क्या करोगे? वो वैसे तो बस पकड़ के चला जाएगा, आप अपने कोड में क्या करेंगे? आप मानते हैं आपको कोड बदलना पड़ेगा? अगर आज बाइक खराब हो गई तो आपको कोड एडिट करके यहां पर बस का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा क्यों ना करा जाए, जैसा रियल टाइम पे सिनेरियो बन रहा हो वो व्हीकल ये स्टूडेंट रन टाइम पे यूज कर ले। यानी आप मत लिखिए यहां पे बाइक बी इक्वल टू न्यू बाइक, किसी को बोलिए वो आपको बाइक का, बस का या कार का ऑब्जेक्ट सप्लाई करे। वो सप्लाई करने का काम अगर एक फ्रेमवर्क करता है तो हम कहते हैं फ्रेमवर्क यूज कर रहा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यानी ये क्लास ये नहीं बोलेगी बाइक बी इक्वल टू न्यू बाइक, ये क्लास बस बोलेगी व्हीकल वी। अब बुद्धि लगाइए तो आप जावा डेवलपर्स में व्हीकल कौन होगा? इन तीनों की सुपर क्लास होगी। समझने की कोशिश करिए। मैं बाइक, ये टीआई कहता है यहां सिर्फ रेफरेंस बनाओ, तो आप अकल लगाइए मैं ऐसा रेफरेंस कैसे बनाऊं जो जरूरत पड़ने पर बाइक, कार या बस तीनों के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर ले। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये एक इंटरफेस या सुपर क्लास का रेफरेंस होगा। तो डीआई कहता है यहां पर इंटरफेस या सुपर क्लास का सिर्फ रेफरेंस बना दीजिए आप, ऑब्जेक्ट बनाकर सप्लाई करने का काम करेगा फ्रेमवर्क। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी क्लासेस लूजली कपल्ड हो जाएंगी। जब क्लासेस लूजली कपल्ड हो जाएंगी तो रन टाइम पे होने वाले चेंजेस के लिए कोड को एडिट, रिकंपाइल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना न्यू के ऑब्जेक्ट बनेगा? यस, बिना न्यू के ऑब्जेक्ट बनेगा। वो न्यू लिखने का काम इंटरनली करेगा आपके लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मिलता है स्प्रिंग में, दैट्स कॉल्ड डीआई। ये वो टॉप कंपनीज हैं जो स्प्रिंग और हाइबरनेट पर्टिकुलर पे काम करती हैं। एक का भी इंट्रोडक्शन मुझे देने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने डोमेन की टॉप कंपनीज हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं जो जॉब ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ये स्प्रिंग की डिमांड है एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज ऑफ जावा। और अगर आप डेटाबेस इंटरेक्शन की बात करें तो ये डिमांड हाइबरनेट की है। दिस इज वेयर हाइबरनेट इज यूज्ड। हाइबरनेट जेपीए, जेपीए स्टैंड्स फॉर जावा परसिस्टेंस एपीआई, राइट? ये भी जावा का ही एक पार्ट है, उसी जेपीए का इंप्लीमेंटेशन है हाइबरनेट। इसी तरह से स्प्रिंग की डिमांड है, और ये बाकी फ्रेमवर्क्स हैं जो इतने ज्यादा भले ही पॉपुलर ना हो, बट दे आर मेनली पॉपुलर विद स्प्रिंग एंड हाइबरनेट। दूसरी चीज जो मैंने स्लाइड छोड़ दी वो ये, करंटली आप जॉब साइट्स पे जाइए, ये एक्सपीरियंस है, ठीक? नॉर्मली 3 to 10 ईयर्स मांग रहे हैं, बट आप चेक करिए इतनी डिमांड है, इवन 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोग भी कंपनीज के अंदर आ रहे हैं। और मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं, मैं तो आपको सबसे बढ़िया चीज दिखाता हूं जो मुझे मेल मिली है। पैराडिस एक